अक्सर अदालत में जज के सामने लड़ने वाले वकील आज किसानों के लिए लड़ रहे हैं और नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली बॉर्डर पर जहां ये धरना चल रहा है वहां समर्थन देने आए हैं। विक्रम मित्तल मेरे साथ हैं। विक्रम जी, आज कितने वकील कहां से कैसे इसको पूरे के पूरे मामले को लेकर के धरना देने आए हैं? आज पूरे हरियाणा से 50 के करीब वकील जो है हम किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने किसानों का समर्थन किया है। और इसके अलावा भी पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर हमारी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ये फैसला किया है कि हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। और अभी 8 तारीख का जो भारत बंद था उस दिन भी हम तमाम लोग पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में पूरी तरीके से बार के अंदर काम बंद था और हिसार के अंदर हमने बार का वर्क सस्पेंड किया और उसके बाद धरना लगाया। 250 के करीब वकील उसमें थे और उसके बाद किसानों का समर्थन किया। और हमने फैसला किया है कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो तुरंत वापस लिए जाने चाहिए और अगर किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस नहीं लिए जाते तो हम मुकदमे उनके फरी लड़ेंगे और किसी भी तरीके का कागज़ का खर्चा भी उनसे नहीं लिया जाएगा। और जहाँ तक कानूनों का संबंध है, हमारा ये मानना है कि ये तीनों कानून बिल्कुल कृषि के विरोध में है, कॉरपोरेट के हक में है और कानूनी तौर पे भी ये किसी भी तरीके से आम आदमी के हक में नहीं है। लगातार मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, कानूनों को लेकर के एक विवाद ये रहता है, ये बहस ये रहती है कि पढ़े ही नहीं है। उससे पहले क्या बताओगे, बीइंग एडवोकेट, आपको तो वो तमाम जो भाषाएं उनकी हैं, गूढ़ भाषाओं में जो कानून के जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको पढ़ा होगा, समझा होगा, सरल से शब्दों में बता पाएँ कि उसमें कमियाँ क्या है और खामियाँ क्या है? देखो, हमने बड़ी डिटेल से इन कानूनों को पढ़ा है। ये जो 3 कानून है, ख़ासतौर पे एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसमें क्या है, अभी तक हमारे यहाँ कानून ये था कि जो ज़रूरी वस्तुएं हैं जो आम आदमी के जनजीवन से जुड़ी हुई हैं उनका कोई भी व्यक्ति स्टॉक नहीं कर सकता था। अब इस कानून के बाद उसमें वो जो स्टॉक करने की लिमिट है वो ख़त्म कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक कर सकता है। और आप देखिए, अडानी ने, अंबानी ने पहले से इस देश के अंदर बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं। अब वो जितना मर्जी स्टॉक करेंगे। अब होगा क्या कि जिस दिन किसान की फसल मार्केट में आएगी उस दिन वो अपना स्टॉक रिलीज़ कर देंगे ताकि किसान की फसल कम भाव में बिके और किसान की फसल को वो स्टॉक करके जब किसान अपनी फसल बेच चुका होगा, आम उपभोक्ता को जब चाहिए गई तो बहुत महंगे रेटों पे वो बेचेगा, तो ये बड़ा नुकसान होगा। इसी तरीके से APMC का एक कानून है कि अब मंडियों को, प्राइवेट मंडियाँ खोली जाएंगी। प्राइवेट मंडियों वाले क्या करेंगे, जियो सिम की तरह शुरू में जो सरकारी मंडी है उससे महंगे रेट पे आपका माल खरीदेंगे, परंतु धीरे धीरे जब ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली होगी और वो जिस दाम पे चाहें उस दाम पे सरकार किसान का फसल खरीदेंगे और किसानों की लूट रहेगी। एक प्राइवेट मंडियों में ये भी है कि अगर आप मंडी में, सरकारी में फसल बेचेंगे तो उस पर टैक्स होगा। सरकार को उस पर टैक्स नहीं होगा। जानबूझ के सरकार अपने रेवेन्यू को नुकसान क्यों कर रही है? बिल्कुल, ये देखिए, सरकार, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार है, ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट के हक में काम कर रही है। और इसी तरीके से हरियाणा के अंदर 11% के आसपास टैक्स लगता है मंडियों के अंदर फसल बेचने पे। उन जो प्राइवेट मंडियां हैं उनके ऊपर कोई टैक्स की पाबंदी नहीं होगी। हालांकि किसानों के संघर्ष के बाद वो कह रहे हैं कि हम टैक्स पे विचार कर लेंगे, परंतु टैक्स पे विचार करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और अल्टीमेटली सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है। सिर्फ एंड सिर्फ अडानी, अंबानी को फ़ायदा होगा, इसके अलावा पूरे देश की जनता को इससे नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी एक ला। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहाँ तक एक्ट है, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर वैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी तक क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बैन था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। अभी कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ख़ास तौर पे उन वस्तुओं का जो ज़रूरी वस्तुएं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 बराबर की पार्टियों के बीच में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी वायलेट नहीं करेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक बहुत बड़ी कंपनी के बीच में और 1 एकड़ का, 2 एकड़ के किसान के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने की अक्षमता किसान के पास नहीं है, परंतु कॉरपोरेट कंपनी के पास पूरी अक्षमता है। एक और इसमें आप कहेंगे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लागू करने में किसी तरीके की दिक्कत आती है
तो वो दिक्कत को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एसडीएम का विकल्प मेरे ख्याल से एसडीएम का विकल्प है, और एसडीएम का ये दुर्भाग्य इस देश का कि जो हमारे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो सरकार के बाहर कोई भी फैसला लेने में कोई सक्षम नहीं है, ले नहीं पाते। और एसडीएम किसी भी तरीके से कॉरपोरेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले पाएगा, किसान के खिलाफ फैसला होगा, ये तय है। तो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बार की गई है, जो कि किसी भी कानून में आज तक नहीं होता कि सिविल कोर्ट में फैसले ना सुनाए जाएं। इस कानून में सिविल कोर्ट को कोई अख्तियारात नहीं होगा कि वो सुने। तो ये कानून पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है। हमारी ये मांग है कि ये तीनों के तीनों कानून तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। और एमएसपी का जो कानून है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पूरे देश में आज के दिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये दे नहीं रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के जो इलाके हैं, इनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, वो भी अब ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो गारंटी का जो कानून है, वो कानून भी पूरे देश में पास होना चाहिए। सरकार की तरफ से एक तर्क बार बार दिया जा रहा है कि कोर्ट में अगर इन विवाद को ले जाया जाता तो लंबी प्रक्रिया होती न्याय की, 6 महीने 1 साल की तारीख है। इसमें हमने बाउंड किया है कि विद इन टाइम लिमिट वो किसान के जो भी विवाद हो उसको सुलझा करके एसडीएम फैसला देगा। कितना मानते हैं इससे? इसमें कोई दम नहीं है। आज भी आप जाके देखेंगे एसडीएम कोर्ट के अंदर और डीसी की कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस ऐसे हैं जो 10-10 साल से लंबित पड़े हैं। और एसडीएम के पास देखिए, कोर्ट के में जो जजेस बैठते हैं उनके पास एक्सक्लूसिव एक काम है कि फैसले करना, परंतु एसडीएम के पास और 70 तरीके के डिपार्टमेंट हैं। और एसडीएम डेली कोर्ट नहीं लगाता है, कोई भी एसडीएम, ना ही कोई डीसी डेली कोर्ट लगाता है। तो उनके किसी भी तरीके से ये अक्षमता नहीं है कि वो इनका निपटारा कर पाए। और जहाँ तक हमने लिख दिया और लिखने से इतने टाइम पे डिस्पोजल हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हर एक कानून के अंदर ये लिखा गया है कि इतने टाइम में इस विवाद का निपटारा करेंगे, परंतु किसी भी विवाद का निपटारा जो लिखे हुए अनुसार उसके अनुसार नहीं होता है। तो ये बिल्कुल कहने की बात है, इसमें प्रैक्टिकल में कोई दम नहीं है। और समरी ट्रायल का भी जो इशू है, इवन जो समरी ट्रायल के जो भी केस हैं, उस समरी ट्रायल में भी 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जो कि समरी ट्रायल हैं, जिनका फैसला 3 महीने में मैक्सिमम आना चाहिए, वो भी 3-3 साल, 5-5 साल तक कोर्टों में लटकते रहते हैं। इवन मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो चालान जो भरते हैं, एक मोटरसाइकिल का चालान कट गया, वो कोर्ट में चला गया, 2-2 साल तक वो चालान भी लटकता रहता है, जिसमें कि करना भी कुछ नहीं है, कोई फैसला नहीं करना, जज को तुरंत फैसला करना है। तो इसलिए ये इस बात में कोई दम नहीं है कि स्पीडी डिस्पोजल होगा। और ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना, एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। एसडीएम को आरटीए का प्रभार दिया गया था, मंथली यहाँ बंद गई थी। क्या माने कि कॉरपोरेट की मंथली यहाँ सब डिविजनल जो अधिकारी हैं उनके स्तर पे भी बन जाएंगे? देखिए, अडानी अंबानी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ का बड़ा दुकानदार या जो मल्टीप्लेक्स हैं, जो मॉल्स हैं, उनके मालिक भी वो एसडीएम को अप्रोच कर लेते हैं, एसडीएम के साथ लाइजनिंग कर लेते हैं और बहुत तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो अडानी अंबानी के आप मंथली कहें या वो फैसलों को मैनेज करने की अक्षमता कहें, वो पूरी तरीके से हैं। क्योंकि जिस कॉरपोरेट के हाथ में देश का प्रधानमंत्री हो, देश के मुख्यमंत्री हो, वहाँ एसडीएम की, डीसी की कोई औकात नहीं है कि वो उनके खिलाफ फैसला दे देंगे। एमएसपी के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला है, बोला जा रहा है कि एमएसपी का कानून होना चाहिए। दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि एमएसपी के कानून से किसानों को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। देखिए, एमएसपी का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी भी आज के दिन ऐसा नहीं है कि किसान की अगर गेहूँ एमएसपी 2000 रुपये और कोई 2500 रुपये ले रहा है तो कोई बैन नहीं है कि 2500 में बेच नहीं सकता, आज भी बेच सकता है। परंतु एमएसपी का मतलब ये है कि वो मिनिमम सपोर्ट है कि उससे कम में कोई खरीदेगा नहीं। और अगर कोई भी खरीदार नहीं है, बाज़ार में उसका रेट कम है, तो सरकार ये काम करेगी कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी तय किया उस पर वो सरकार खरीदेगी। और ये सिस्टम बनाया गया था देश की आज़ादी के बाद कि सरकार किसानों से महंगे रेट पे या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से वो खरीदेगी और गरीबों को, मज़दूरों को, जो वर्किंग क्लास है, उसको सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराएगी। ये ऐसा सिस्टम बनाया था। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों को, आज भी आप देखेंगे बिहार के अंदर जो जीरी है, धान है, वो 800 रुपये है। हमारे पंजाब में, हरियाणा में 2000 रुपये है।
और उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर लागू हो तो 4,000 रुपये के आसपास जा सकता है। तो ये जो ओपन मार्केट कह रहे हैं, ओपन मार्केट का पूरे दुनिया के अंदर कोई बेहतर एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों को फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी सारे संघर्ष आपने अपने छात्र जीवन से लेकर के अब तक किए हैं, काफ़ी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे कहीं ना कहीं छुपी हो। पूरे आंदोलन को डे फर्स्ट से आप देख रहे हैं, सरकार से बातचीत को आपने देखा, हठधर्मिता को देखा, किसानों को पानी बरसाने से लेकर के आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज तक आपने देखा है। क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो चल रहा है कहीं सिरे चढ़ेगा या सरकार इसी तरीके से अपनी जिद पर अड़ी है? देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि मेरी 40 साल की उम्र है, परंतु आज तक मैंने इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं देखा है। और लोग ये बताते हैं, हमारे बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के ख़िलाफ़, वैसे उससे भी ये बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। तो और आज़ादी के आंदोलन के मुकाबले का ये आंदोलन बताया जा रहा है। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी जो चीज़ देखेंगे कि अनुशासन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कि मैं ये हरियाणा के अंदर हमने देखा, हिसार के अंदर, कि यहाँ से भारत बंद के दिन कॉल दी गई थी कि 3 बजे तक बंद होगा, और आप देखिए 3 बजे पूरे हिंदुस्तान में एकदम बंद ख़त्म हो गया। यहाँ से कॉल दी गई थी कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में एक भी मीडिया ये नहीं दिखा सकता कि एम्बुलेंस कहीं रोकी गई हो। ये कहा गया था कि शादियों की गाड़ियाँ नहीं रुकवाई जाएंगी, नहीं रुकवाई गई। तो ऐसा अनुशासन का आंदोलन हमने आज तक नहीं देखा है। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों ने क्या कहें, सरकारों ने रास्ते रोक लिए और लोग वहीं रुक गए, ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा। और जहाँ तक देखिए जो हरियाणा की सरकार ने किया, ख़ास तौर पे खट्टर और दुष्यंत ने, कि ये हमारे कानून का ये संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी आ जा सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। मूलभूत जो संविधान अधिकार है उनके अंदर लिखा हुआ है। परंतु हमारी सरकार ने उन अधिकारों पे कुठाराघात किया और उनको रोकने की कोशिश की। और ये मैं सलाम करता हूँ हमारे पंजाब के किसानों को कि जिन्होंने उन अधिकारों की जो कुचलने की कुचेष्टा थी उसको कुचल दिया, बैरिकेड तोड़ दिए और यहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं। और आज भी आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी आके इन्होंने कोई उत्पात नहीं मचाया है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे आंदोलन में कहीं किसी की जेब काटी गई होगी, किसी रेडी वाले का कोई नुकसान हुआ होगा, किसी दुकानदार का कोई नुकसान हुआ होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ जितने फैक्ट्री के वर्कर हैं नज़दीक के, जो भीख मांगने वाले हैं, कूड़ा चुगने वाले हैं, उनको शायद वो कोई जो कुपोषण का शिकार है, इस आंदोलन के चलते उनका कुपोषण शायद दूर हो जाए। कि यहाँ मर्जी से लोग, हरियाणा के, पंजाब के, पूरे देश के लोग यहाँ कोई मूंगफली बांट रहा है, कोई संतरे बांट रहा है, कोई लोग अपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई हैं और सेवा का जो भाव है, लोग सेवाएं कर रहे हैं, बहुत तादाद में लोग राशन दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन किसी भी तरीके से हार जाएंगे, किसान 100% जीतेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने उन लोगों को ताकत दी है, ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, जो ये लगता था कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सकता, कि ये सिस्टम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को चार्ज करने का काम इस आंदोलन ने किया है। और देश का नौजवान, देश का आम आदमी, और देखिए एक चीज़ और, इस आंदोलन में जो सरकार की जो कुचेष्टा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो नारा यहाँ नहीं चल रहा। यहाँ जात पात के भेदभाव का नारा नहीं चल रहा है, यहाँ खालिस्तान आतंकवादी का नारा नहीं चल रहा है, यहाँ पाकिस्तान गैर पाकिस्तान का नारा नहीं चल रहा है, यहाँ नक्सल, अर्बन नक्सल का नारा नहीं चल रहा है। तो सरकार का कोई भी पैंतरा चल नहीं पा रहा है। तो इसलिए इस आंदोलन की जीत निश्चित है और हर हालत में यह आंदोलन किसान जीतेगा। हर तरीके के नारे, चाहे विदेशी, चाइना की बात है, पाकिस्तान की बात है, आपने बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र हुआ, खालिस्तान का जिक्र हुआ, किसी भी तरीके से नेताओं से लेकर के आईटी टीम, उनकी जो ट्रोल करने वाली टीम है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अब इस पूरे के पूरे आंदोलन को आगामी रणनीति में क्या देखते हैं? ये संघर्ष लंबा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं सरकार उससे पहले बातचीत के रास्ते खोलेगी जो पिछले 4 दिन से बंद पड़े हैं? देखिए, सरकार को बातचीत पे भी आना पड़ेगा और ये आंदोलन पूरे, मुझे ऐसा लगता है इस आंदोलन का जो स्वरूप होगा
कि जैसे जैसे मोर्चे दिल्ली के अंदर लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में इसी तरीके से जाम लगेंगे। उन शहरों को लोग घेर लेंगे और मोदी सरकार को झुककर सलाम करके बाकायदा ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और कोई रास्ता उनके पास बचेगा नहीं। हाँ, मेरी किसान संगठनों से अपील है कि वो जो है ना, किसानों के जो इस अनुशासन को भी बनाए रखें और इस संघर्ष को पूरे देश में जितना फैला सकते हैं फैलाया जाए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। एक मेरा सुझाव है किसान संगठनों को कि हम वो लिखें भी गए कि एक दिन की पूरी कॉल देनी चाहिए कि किसान जो है ना एक दिन सफाई करेगा पूरे हिंदुस्तान में और एक दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगा। इस तरीके के आह्वान भी किसानों को करना चाहिए ताकि सफाई का और लोग हमारे साथ सोशल जो कामों के हिसाब से जुड़े। और इस आंदोलन की जीत निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता और सरकार को बातचीत पे आना पड़ेगा। सरकार के, और मुझे तो ऐसा भी लगता है अगर ये लंबा चलेगा तो सरकार के ही जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं, छिटकना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम मित्तल हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने बड़े गूढ़ भाषा में लिखे हुए कानून हैं, तीनों कानून हैं, उनको सरल भाषा में ट्रांसलेट करते हुए समझाया है कि किस तरीके से ये कानून किसानों के लिए खतरनाक है और क्या क्या इसके विकल्प हो सकते हैं और किस तरीके की रणनीति किसानों को आगे अपनानी चाहिए। लगातार आंदोलन से जुड़ी खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें दायगरों के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ, दिल्ली बॉर्डर।